Hello students, you all are welcomed in Zahra's classes. Students, I am so sorry that I am uploading my video after a very long gap. Due to some personal reasons I could not upload them. But today I am here in front of you with the poem, The Ball Poem, which is written by John Berryman. And this has been taken from the book First Flight. So, myself Dr. A. Zahra, and today I will be explaining you the poem, The Ball Poem. So first, before moving further, we will discuss, or I will tell you about the poet. The poet of this poem is John Berryman, who was an American poet and scholar. And he was best known for his Dream Songs, which was published in 1969, which had a sequence of 385 poems. Students, in this poem, the poet says, through his poem, he describes the reality of life, which everyone has to face one day. And moreover, he has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of our life. तो बच्चों, यहाँ पर इस पोएम में या इस कविता में जो कवि हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गुजर रही हैं एक कल्पना के माध्यम से ये बताते हैं। और इस कल्पना में उन्होंने एक गेंद का सहारा लिया है और एक छोटे बच्चे के थ्रू उन्होंने बात कहनी चाहिए है कि किस तरह से एक गेंद किसी एक बच्चे के खेलने द्वारा वो गेंद उसके हाथ से छूट जाती है और गायब हो जाती है। उस गेंद के साथ साथ कवि ने बताया है कि उस बच्चे की जो बचकानी या छोटी सी मासूमियत होती है, वो भावना जो है मासूमियत की, वो भी कहीं ना कहीं उस गेंद के साथ चली जाती है। और जो उसके गुम होने की जो भावना है, उस भावना से कैसे लड़ना है, इस चीज़ को कवि ने इस कविता में व्यक्त किया है। तो कविता को अगर शाब्दिक और रूपक दोनों व्याख्या अगर हम कर सकते हैं, तो शाब्दिक रूप में बताया जाता है कि एक छोटा लड़का जो अपनी बढ़ती हुई उम्र से अपने आप को कब्जे में नहीं रख सकता और जो नुकसान है उसको निपटने के लिए वो धीरे धीरे बड़ा होता है और धीरे धीरे वो सीखता है, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी खोई हुई चीज़ के लिए परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन जिस दिन उसको ये एहसास होता है कि हमें अपनी इन खोई हुई चीज़ों की तकलीफ़ों के साथ हमें ग्रो होना है, हमें बढ़ना है, तो वो चीज़ें जो है कवि ने यहाँ पर उस भावना को कवि ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो पहले हम इस पोएम को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट मी रीड दिस पोएम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. तो यहाँ पर बच्चों इन पंक्तियों में इस स्टैंजा में पोएट ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बच्चा जो है, इस बच्चे के माध्यम से वो ये बताते हैं कि ये बच्चे की जो बॉल है, यहाँ पे बॉल जो है उन्होंने पर्सोनिफाई किया हुआ है बच्चे के बिल्कुल यंग डेज में, बच्चे के बचपन के दिन के साथ बॉय को कंपेयर किया है, उस बच्चे के बचपन को एक गेंद के रूप में व्यक्त किया है यहाँ पर। और वो बताते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने बचपन में बड़ा खुश हुआ करता था, बहुत मासूम रहते हैं, छोटे बच्चे हमेशा मासूम होते हैं, खुश रहते हैं, उनको जीवन की किसी भी परेशानी से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये जो बचपन है, ये जो बचपन के दिन है, ये उस बच्चे के गेंद के रूप में यहाँ पर बताया है कवि ने। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बच्चा जो है अपने बॉल के साथ खेल रहा है और वो जो है धीरे धीरे खेलते खेलते वो बॉल जो है उसके हाथ से निकल जाती है और वो कहीं दूर चली जाती है और एक पानी में, एक डिच में जाके वहाँ पे गिर जाती है। सो हियर द पोएट ही सेज दैट द बॉल विच द बॉय इज प्लेइंग
is simply the innocence of the boy or the innocence of his age. And as soon as he loses the ball, he sees the ball is going on merrily bouncing, बॉल को जाते हुए देख रहा है अपने सामने से, और बॉल कूदते हुए रास्तों को पार करते हुए वो कूदते हुए, ऐसा लगता है बहुत खुश होकर कूदते हुए वो पानी में जाके जा रही है और गिर जा रही है। तो ये जो उसके हाथ से बॉल का गिरना और उससे दूर जाना, ये वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जो इनोसेंस है, उसका जो बचपन है, उस बॉल के साथ चला गया है। यानी उस बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज थी, वो बॉल के साथ जो उसका प्रेम था, वो सब चला गया है। तो यहाँ पर बच्चों कवि ये बताने की कोशिश करते हैं कि बॉल के रूप में हम अपने, यहाँ तो बॉल है, लेकिन बॉल के ही रूप में अगर हम देखें तो हमारे साथ, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम बहुत जुड़े होते हैं और उनसे हमें बहुत प्रेम होता है। और जब वो इस तरह से किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ के हमसे दूर जाते हैं तो वो हमें बहुत तकलीफ होती है और उस तकलीफ को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी तरह से वही भावना जो है इस बच्चे को भी दिखती है, और ये बॉल जो है उसके हाथ से जब जाने लगता है, छूट के दूर जाने लगता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ जो है वो जा रही है, और इस बॉल में उसका बचपना जा रहा है, इस बॉल में उसकी इनोसेंस जा रही है, क्योंकि अब इसके बाद इसे ग्रो होना है, इसे बढ़ना है और ज़िंदगी की तकलीफ़ों का इसे सामना करना है। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. All his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं लड़के से जाके कहूँ कि, या मैं उसे ये सांत्वना दूँ कि तुम्हारे पास दूसरे बॉल भी हैं, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात उससे नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि एक उसको जो उस बॉल से दूर होने की जो तकलीफ़ है, उससे वो बच्चा अभी जूझ रहा है। वो वहाँ पे खड़ा होकर उसको देखता है और अपनी बचपन की चीज़ों को देखता रहता है। उसे ऐसा लगता है मेरी बचपन की चीज़ें जो हैं, मेरी यादें जो हैं, जो जुड़ी हुई यादें, वो जा रही हैं और अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। और इस घड़ी मैं उस बच्चे से ये नहीं कह सकता, या उससे कहना फिजूल है कि तुम्हारे पास और भी बॉल हैं। उसके पास बेशक बहुत सारे किस्म के बॉल हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ से, उस पर्टिकुलर बॉल से जो उसका लगाव या उससे जो उसकी यादें जुड़ी हैं, वो कोई वापस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन्स में। A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो यहाँ पर इन लाइंस में पोएट कहते हैं कि मैं उस बच्चे को ये जाके बिल्कुल भी सांत्वना नहीं देना चाहता कि आप कुछ पैसे से अपना एक दूसरा बॉल खरीद लीजिए, या आपको दूसरे पैसे दे रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, आप एक दूसरा बॉल, आपको वो खुशी दे सकता है, क्योंकि वो बेकार है। वो कहते हैं कि वो बच्चा अब ये जान रहा है कि अब वो बड़ा हो रहा है और वो उसके जीवन का एक दूसरा भाग शुरू हो रहा है। अब इस बच्चे को सीखना है कि उसे कैसे बड़ा होना है, कैसे ग्रो होना है, और जो उसके जीवन का जो हिस्सा था, उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ था, वो अब वो हिस्सा नहीं रह गया, क्योंकि अब वो उसके हाथ से जा चुका है, उसके जीवन से जा चुका है। तो यहाँ पर जो पोएट ये कह रहे हैं कि अब बच्चे को ये समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में जो भी हमारे पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब बच्चे, जो भी चीज़ें जो हमारी अपनी हैं, जो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जो जिससे हम प्यार करते हैं या जो हमारा अपना होता है, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, कोई रिलेशन हो, या कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, वो दुनिया में कभी ना कभी हमारे जीवन से वो छूटेगा। कोई हो सकता है हमारे बहुत बिलवेड हो, कोई हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हो, या कोई हमारा बिल्कुल अपना हो, उसे एक न एक दिन हमारे जीवन से जाना होता है, वो हमारे जीवन से जाता है। तो उस समय
ये बच्चे को ये सीखना है कि उस लॉस के साथ उसे कैसे जीवन व्यतीत करना, इसीलिए उसको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उसे जहन में रख के आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे ये बच्चा ये जानेगा कि कैसे जो जो मेरा लॉस है, जो मेरे जीवन में जो चीज़ें जो मेरी प्रिय चीज़ें हैं वो मुझसे जो छूट रही हैं, या कैसे वो मैं उनसे डील कर सकूं, जो मेरा लॉस है वो कैसे उसको डील कर सकूं, ये उस बच्चे को सीखना है और ग्रो होना है। और इस तरह से पोएट हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पोएम में कि कैसे जो ह्यूमन काइंड है या मैन काइंड जो है वो कैसे अपनी मुश्किलों को, अपनी लॉसेस को, अपनी ग्रीफ्स को कैसे वो डील करना सीखता है। वो चीज़ों का गायब होना, वो चीज़ों का जीवन से जाना बहुत दुखदाई होता है, और उस दुख से हमें हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो दुख से कैसे हमें आगे बढ़ना है ये हमें सीखने की ज़रूरत होती है। और हर इंसान वो कभी ना कभी इस चीज़ को ज़रूर सीखता है, और वो अपने तकलीफ़ों से जूझता भी है और उससे वो पार भी लगता है। तो कवि ने यहाँ पर एक कल्पना का उपयोग किया है और यह बताते हुए किया है कि गेंद किस तरह से लड़के की मासूमियत की भावना को व्यक्त करती है। गेंद जो है वो उस बच्चे की भावना है, मासूमियत की भावना है, और उस बच्चे से वो मासूमियत छीनती है जब वो ग्रो होता है, जब वो बड़ा होने लगता है, जब वो बचपन से वो और आगे की उम्र के पड़ाव पार करता है, तो ये जो मासूमियत वाली गेंद जो है वो उससे खोने लगती है और बच्चा इस चीज़ से दुखी होता है। और हम कल्पना कर सकते हैं कि गेंद की तरह छोटे लड़के की आत्मा भी जो है किसी तरह से कहीं एक काले पानी में जो है वो डूब रही है। बच्चे को यह एहसास होता है कि मेरा बचपन जा रहा है, और जैसे जैसे ये बच्चा बढ़ता है, आगे बढ़ने लगता है, छोटे लड़के से बड़ा होने लगता है, तो वो धीरे धीरे वो सीखता है और ये सीख जाएगा कि कैसे उस गेंद से जुड़ा हुआ कोई भी उसके जीवन का हिस्सा जो है वो उससे छूट चुका है, और साथ ही वो बच्चा अपने उम्र से बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर बच्चों, या जो पोएट हैं, यहाँ पे पोएट जो हैं इस पोएम के माध्यम से ये डिस्क्राइब करने में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं कि हमें कैसा महसूस होता है जब हम किसी चीज़ को, अपनी प्रियतम चीज़ को हम खो देते हैं, और हम उस मिजरी को, उस पेन को हम बर्दाश्त करते हुए हम आगे की तरफ अग्रसर होते हैं, और हमें ये अग्रसर होना ज़रूरी होता है, तभी हम जीवन को आगे जी सकेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये बहुत अच्छी कविता थी। इस पोएम के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसको हम देख लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं ये यहाँ पर हम कुछ लाइंस का लिटरेरी डिवाइसेस देख ले रहे हैं। ये जो पहली 4 लाइनें हैं, व्हाट इज़ द बॉय now who has lost his ball, what is he to do? I saw it merrily bouncing down the street and then merrily over it is in the water. यहाँ पर इन लाइंस में बच्चे ये जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो एनाफोरा है। एनाफोरा ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ की वर्ड जो है वो रिपीटेडली यूज होते हैं, एक लाइन 2 लाइन में। आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 लाइंस में कॉन्सिक्यूटिवली ये यूज हो रहे हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ एंड व्हाट इज ही टू डू। तो यहाँ पर ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा आप देखिए मैरीली 3rd लाइन में भी यूज हुआ है और 4th लाइन में भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं या लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है एनाफोरा। उसके अलावा एजोनेंस है जहाँ पे वॉवेल का साउंड आपको कॉन्स्टेंटली रिपीट होता हुआ नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट, तो यहाँ पे बॉय नाउ हु लॉस्ट, तो यहाँ पे ओ साउंड जो है बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एजोनेंस। उसी तरह से इमेजरी भी है जहाँ की पोएट जो है मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट को यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है। फिर रिपीटिशन है, कुछ वर्ड्स का कॉन्स्टेंटली रिपीट होना, जैसे वॉट और बॉल आप देखेंगे थ्रू आउट रिपीट हुआ है, वॉट भी रिपीट हुआ है, एंड आप देख रहे हैं कि बॉल भी कई जगह रिपीट हुआ है, तो इसको आप कहेंगे रिपीटेशन। जैसे देखिए यहाँ भी बॉल रिपीट हुआ है और आगे के स्टैंजा के लाइन में भी रिपीट हुआ है। इसके अलावा जो राइम स्कीम है इसमें कोई भी सच स्कीम का यूज नहीं हुआ है। पोएम जो है वो बिना राइमिंग स्कीम के फ्री वर्स इसको कहते हैं, फ्री वर्स में। अब नेक्स्ट जो लाइन्स है उनमें देख लीजिए जो फिगर ऑफ स्पीच है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज,
Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. इन लाइन्स में देखिए एलिट्रेशन, यानी यहाँ पे साउंड जो है बी का साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप देख सकते हो बी का साउंड बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है एट द स्टार्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स। बाइज अ बॉल बैक, तो यहाँ पे बॉल बैक, तो ये बॉल बैक जो है बाइज अ बॉल बैक, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है लगातार, बी बी बी, बाइज अ बॉल बैक, तो दिस इज अलिट्रेशन। देन नेक्स्ट इज एजोनेंस, अगेन यहाँ पे वॉवेल साउंड यूज हुआ है, जैसे ई का साउंड यूज हुआ, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड इज डिस्परेट आईज, तो यहाँ पे ई जो है साउंड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एजोनेंस। अगेन रिपीटेशन आ जा रहा है यहाँ पे, बॉल्स वर्ड इज रिपीटेड, जो बॉल्स हैं कई जगह आप देखेंगे कि बॉल्स जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ये फिगर ऑफ स्पीच इन पोएम्स में, इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आप देख सकते हैं कि इतने प्रकार के हैं, जिसमें एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, रिपीटेशन है, इमेजरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट दिस poem is very much clear to you. If you have liked the poem, please like, share and subscribe, and please don't forget to press the bell icon so that you receive the notification as soon as I upload a video. Students, you are also requested to again subscribe Zahra's Classes Hindi 2, where you will find the Hindi chapters of class 9th, 10th, 11th and 12th. So thank you.